तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सोसाइटी ऑफ द स्नो। सोसाइटी ऑफ द स्नो दोस्तों एक ये थ्रिलर फिल्म है जो कि सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म के अंडर आती है, जो 1972 की एक रियल स्टोरी पर बेस है। दोस्तों इसके बारे में हम बात करेंगे आज, किसमें कौन कौन से कलाकार थे, क्या थे, और इसकी स्टोरी के बारे में हम आपको पूरा बताएंगे। और इसकी जो भाषा है ओरिजिनल वो स्पेनिश है, लेकिन हम आपको इसको हिंदी में फैक्ट इसके बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों इसके निर्देशक जय बायवना है और इसकी स्टोरी की हम अब बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा, यदि आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, उससे ज़्यादा लोग तक शेयर करें। आपका शेयर करना हमें खुशी देगा, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों ये आई थी 9 सितंबर 2023 को सबसे पहले नेटफ्लिक्स और स्पेनिश में, और 4 जनवरी 2024 को ये यूएसए में भी देखने को मिलेगी। और यूएसए में देखने के बाद मैं आपको इसकी फिल्म का सार बताता हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं हम और हम इसके बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इनके कलाकारों के बारे में, कास्ट के बारे में और सबके बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सोसाइटी ऑफ द स्नो, स्पेनिश ला सोसिदाद डे ला नीवे, जे बाउना द्वारा निर्देशित 2023 की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है जो उरुग्वे 1972 एंडीज उड़ान आपदा पर केंद्रित है। 4 यह पाब्लो विसी की इसी नाम की किताब का रूपांतरण है। 5 जो दुर्घटना में जीवित बचे सभी 16 लोगों के वृतांतों का दस्तावेजीकरण करता है, जिनमें से कई को विसी बचपन से जानता था। 6 कलाकारों में उरुग्वे और अर्जेंटीना के कलाकार शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश नवागंतुक हैं। 7 फिल्म ने 80वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को प्रतियोगिता से बाहर स्लॉट में बंद कर दिया। 4 जनवरी 2024 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग से पहले इसे 13 दिसंबर 2023 को उरुग्वे में, 9 स्पेन में 15 दिसंबर 2023 को, 10 और अमेरिका में 22 दिसंबर 2023 को 11 रिलीज किया गया था। 12 सोसाइटी ऑफ द स्नो को सकारात्मक समीक्षा मिली और कुछ आलोचकों ने इसे बाउना का सर्वश्रेष्ठ काम बताया। फिल्म ने स्पेन का प्रतिनिधित्व करते हुए 96वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए 15 फाइनलिस्ट फिल्मों की दिसंबर की शॉर्टलिस्ट में जगह बनाई। 13 कथानक 1972 में एक रग्बी टीम को चिली ले जाने के लिए चार्टर्ड उरुग्वे वायुसेना की उड़ान 571 एक अप्रत्याशित घटना का अनुभव करती है और एंडीज के मध्य में एक ग्लेशियर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। विमान में सवार 45 यात्रियों में से केवल 16 ही बच पाए। ग्रह पर सबसे दुर्गम और प्रतिकूल वातावरण में फंसे होने के कारण उन्हें जीवित रहने के लिए अत्यधिक उपाय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनका अस्तित्व इस निराशाजनक स्थिति के बीच उनके द्वारा लिए गए निर्णयों पर निर्भर करेगा। कास्ट करें। नुमा तुर्काटी के रूप में एंजो वोग्रिनसिक, मैटियास रिकॉल्ट रॉबर्टो कैनेसा के रूप में, अगस्टिन पार्डेला नंदो पाराडो के रूप में, गुस्तावो जर्बिनो के रूप में टॉमस वुल्फ, मार्सेलो पेरेज डेल कैस्टिलो के रूप में डिएगो वेगेजी, एस्टेबन कुकुरिस्का एडोल्फो फिटो स्ट्रैच के रूप में, डैनियल फर्नांडीज स्ट्रैच के रूप में फ्रांसिस्को रोमेरो, एडुआर्डो स्ट्रैच के रूप में राफेल फेडरमैन, कार्लिटो स्पेस के रूप में फेलिप गोंजालेज ओटानो, एंटोनियो टिंटिन विजेंटिन के रूप में अगस्टिन डेला कॉर्टे, अल्फ्रेडो पंचो डेलगाडो के रूप में वेलेंटिनो अलोंसो, जोस लुइस कोचे इंसियाटे के रूप में साइमन हेम्पे, फर्नांडो कोंटिगियानी गाजिया आर्टुरो नोगीरा के रूप में, बेंजामिन सेगुरा राफेल एल वास्को एचावरेन के रूप में, रेमन मोंचो सबेला के रूप में रोको पोस्का, पेड्रो अल्गोटा के रूप में लुसियानो चैटन, बॉबी फ्रांकोइस के रूप में अगस्टिन बेरुटी, अल्वारो मैंगिनो के रूप में हुआन कारुसो, रॉय हार्ले के रूप में एंडी प्रूस, डैनियल मैस्पॉन्स के रूप में सैंटियागो वाका नरवाजा, जेवियर मैथोल के रूप में एस्टेबन बिग्लियाडी, लिलियाना मैथोल के रूप में पाउला बाल्डनी, एनरिक प्लेटेरो के रूप में फेडरिको अजनारेज, सुजाना पाराडो के रूप में अल्फोंजीना कैरोसियो,
यूजिनिया पाराडो के रूप में सिल्विया गिजेल पेरेरा, एस्ते निकोला के रूप में वर्जीनिया कॉफमैन, डिएगो स्टॉर्म के रूप में फेलिप रामोसियो, गुस्तावो निकोलिच के रूप में ब्लास पोलिडोरी, कार्लोस रोके के रूप में इमानुएल परगर, आयर ने जूलियो सेसर फेरेडास के रूप में कहा, गैस्टन कोस्टमले के रूप में लौटा, कार्लोस कार्लिटोस पेज अपने पिता के रूप में, कार्लोस पेज विलारो 14, मैक्सिमिलियानो डे ला क्रूज दांते लागुरारा के रूप में 15161718। उत्पादन। बाउना ने अपनी 2012 की फिल्म द इम्पॉसिबल के लिए शोध करते समय वीरसी की किताब की खोज की और जब उन्होंने उस फिल्म का फिल्मांकन पूरा किया तो उन्होंने किताब के अधिकार खरीद लिए। फिल्म निर्माताओं ने सभी जीवित बचे लोगों के 100 घंटे से अधिक साक्षात्कार रिकॉर्ड किए। अभिनेताओं का जीवित बचे लोगों और पीड़ितों के परिवारों से संपर्क था। 19 सोसाइटी ऑफ द स्नो की घोषणा नवंबर 2021 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी सिएरा नेवादा, स्पेन में हुई, मोंटेवीडियो, उरुग्वे, चिली और अर्जेंटीना, जिसमें एंडीज में वास्तविक दुर्घटना स्थल भी शामिल है। 20 सिएरा नेवादा में फिल्मांकन 10 जनवरी से 29 अप्रैल 2022 तक चला। 21-14 उरुग्वे में फिल्मांकन जुलाई 2022 के अंत में समाप्त हुआ। 17-22-14 और उसके बाद मैरिड में उत्पादन जारी रहा। 17 उत्पादन में कुल 138 शूटिंग दिन लगे और इसका बजट 65 यूरो मिलियन से अधिक बताया गया। 23 अगस्त 2021 में मडमी मॉन्स्टर के अर्जेंटीना के निदेशक एलेजांद्रो फाडेल्तो की अध्यक्षता वाली दूसरी इकाई ने ऑन-सेट वर्चुअल प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन में संदर्भ के लिए चिली में परिदृश्य फिल्माए। 7624 सिएरा नेवादा में उत्पादन को बर्फ की कमी और सहारन एयर लेयर द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसने पहाड़ों को नारंगी धूल से ढक दिया था। 725 धड़ के मलबे की 3 प्रतिकृतियां इस्तेमाल की गईं, एक को पार्किंग स्थल में बने हैंगर में रखा गया था, 26 दूसरी को कृत्रिम बर्फ में दबा दिया गया था और एक हाइड्रोलिक क्रेन द्वारा समर्थित किया गया था जो धड़ को हिलाने में सक्षम थी और दूसरी ऊपर थी। 3000 मीटर 9800 फीट ऊंचा एक टार। 6724 हैंगर में 30 मीटर लंबी स्क्रीन पर एंडीज की दूसरी इकाई की फुटेज प्रदर्शित की गई। 72524 तीसरी इकाई को अधिक खतरनाक पहाड़ी शॉट्स का काम सौंपा गया था। 7 तीनों इकाइयों में लगभग 300 कर्मचारी शामिल थे। 6-7 पैन स लेबिरिंथ के अकादमी पुरस्कार विजेता विशेष प्रभाव मेकअप कलाकार डेविड मार्टी और मोंटेसे रिबे ने कृत्रिम शव और घाव बनाए। 724 पोस्ट प्रोडक्शन की योजना लगभग 5 महीने तक चलने की थी, जिसमें 300 कर्मचारी शामिल थे। 76 वीएसी, जो एक सहयोगी निर्माता के रूप में कार्यरत हैं, ने सिएरा नेवादा में सेट का दौरा किया। 6 जुलाई 2023 में मरने से पहले बयोन ने जीवित बचे लोगों में से एक, जोस लुइस कोचे इंसियट को फिल्म का प्रारंभिक संस्करण दिखाया था। 23 बचे हुए 14 लोगों ने प्रीमियर से 1 या 2 महीने पहले फिल्म देखी थी। 23-19 संगीत। मुख्य लेख सोसाइटी ऑफ द स्नो, साउंड ट्रैक। रिलीज। फिल्म के वेनिस प्रीमियर में जे बाउना और कुछ कलाकार आपदा में जीवित बचे लोगों कार्लोस पेज रोड्रिग्स, फर्नांडो पाराडो और रॉबर्टो कैनेसा के साथ। फिल्म को 80वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की समापन फिल्म के रूप में सेट किया गया था। महोत्सव के पुरस्कार समारोह के बाद 9 सितंबर 2023 को पलाजो डेल सिनेमा में प्रतियोगिता से बाहर विश्व प्रीमियर की स्क्रीनिंग की गई थी। 8 सितंबर 2023 में 71वें सैन सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पर्लक सेक्शन में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया था। 27 से 56वें सिडजिस फिल्म फेस्टिवल में आउट ऑफ कॉम्पिटिशन सेक्शन में भी प्रदर्शित किया गया था। 28 और 2023 में एएफआई उत्सव। 29 फिल्म को ज़ारागोजा के सिने अरागोनिया में 20 से 26 अक्टूबर 2023 तक चलने वाली तकनीकी स्क्रीनिंग के लिए प्रोग्राम किया गया था।
30 इसे 15 दिसंबर 2023 को स्पेनिश थिएटर में रिलीज किया गया। 31 और 22 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। 32 स्वागत। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 87 आलोचकों की समीक्षाओं में से 90% सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 7.9/10 है। वेबसाइट की सर्वसम्मति में लिखा है, सोसाइटी ऑफ द स्नो वास्तविक जीवन की त्रासदी की अपनी कहानी को दिखाने के लिए उत्कृष्ट तकनीकी कौशल लाती है, लेकिन उस तमाशे में से कोई भी इसके सरल, शक्तिशाली संदेश की कीमत पर नहीं आता है। 33 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 25 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 70 का स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 34 वैरायटी के गाय लॉज ने फिल्म को अत्यधिक प्रभावशाली आंसू झकझोरने वाली फिल्म माना, जो भय, आतंक और हृदय सूजन राहत की बारी बारी तरंगों से पकड़ती है, यहाँ तक कि यह शायद ही आश्चर्यचकित कर सकती है। 35 स्क्रीनडली के वेंडी आइड ने लिखा कि फिल्म मजबूत एक्शन दृश्यों से भरपूर है। 36 डेडलाइन के पीट हैमंड ने लिखा है कि बाउना ने कहानी बनाई है कि कैसे सबसे खराब परिस्थितियों में मानवता एक दूसरे के लिए एक साथ आती है, कैसे विश्वास हमें आगे बढ़ा सकता है और जीने की दृढ़ इच्छाशक्ति कभी भी हार न मानकर एक चमत्कार करने में शामिल है। 37 द हॉलीवुड रिपोर्टर के डेविड रूनी ने लिखा कि बाउना ने वास्तविक जीवन की त्रासदी और मानवीय लचीलेपन की कहानी को प्रामाणिकता और भयावह यथार्थवाद के साथ, भावना के साथ लेकिन सनसनीखेज के बिना दोहराया है, जो फिल्म को असमान लेकिन अंततः प्रभावी होने पर जोर देता है। 38 प्रोफेसर जॉर्ज मजफुड इस नए संस्करण की मीडिया और समाजशास्त्रीय घटना की ओर इशारा करते हैं जो पिछली फिल्मों के कथानक को बिना दोबारा पढ़े दोहराता है, क्योंकि यह एक व्यावसायिक घटना है जो एक त्रासदी का फायदा उठाती है जो नस्लीय और वर्गीय पैटर्न का अनुपालन करती है, जो कि प्रमुख है। एंग्लो सैक्सन सांस्कृतिक उद्योग। 39 शीर्ष 10 सूचियाँ। ये फिल्म कई आलोचकों की 2023 की सर्वश्रेष्ठ स्पेनिश फिल्मों की शीर्ष 10 सूची में शामिल हुई। पहला एल एस्पनोल, श्रृंखला और मास सर्वसम्मति 40। तीसरा मोंडो सोनोरो, सर्वसम्मति 41। चौथा एल कॉन्फिडेंशियल, सर्वसम्मति 42। चौथा एल मुंडो, लुइस मार्टिनेज 43। छठा एल पेरियोडिको डी कैटालुनिया, आलोचक 44। प्रशंसा। पुरस्कार तारीख वर्ग प्राप्तकर्ता परिणाम संदर्भ। सैन सेबेस्टियन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 30 सितंबर 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए सिटी ऑफ डोनोस्टिया, सैन सेबेस्टियन ऑडियंस अवार्ड बर्फ का समाज जीत गया 45। मिल वैली फिल्म फेस्टिवल 12 अक्टूबर 2023 विवा एल सिने आख्यान जीत गया 46। मिडलबर्ग फिल्म फेस्टिवल 22 अक्टूबर 2023 अंतर्राष्ट्रीय फीचर के लिए श्रोतागण पुरस्कार जीत गया 47। मीडिया पुरस्कारों में हॉलीवुड संगीत 15 नवंबर 2023 सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर स्वतंत्र फिल्म, विदेशी भाषा, माइकल गियाचिनो जीत गया 48। कैमरेमेज 18 नवंबर 2023 सुनहरा मेंढक पेड्रो ल्यूक मनोनीत 49। यूरोपीय फिल्म पुरस्कार 9 दिसंबर 2023 सर्वश्रेष्ठ मेकअप और हेयर स्टाइल एना और बेलिन लोपेज पुइगसर्वर, डेविड मार्टी और मोंटेसे रिबे जीत गया 50। सर्वोत्तम दृश्य प्रभाव फेलिक्स बर्गेस और लॉरा पेद्रो जीत गया। वाशिंगटन डीसी एरिया फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड्स 10 दिसंबर 2023 सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म बर्फ का समाज मनोनीत 51। फोक्यू पुरस्कार 16 दिसंबर 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म मनोनीत 52। डलास फोर्ट वर्थ फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन 18 दिसंबर 2023 सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म चौथा स्थान 53। एस्ट्रा फिल्म पुरस्कार 6 जनवरी 2024 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर मनोनीत 54। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माता जे बाओना मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता एंजो वोग्रिंसिक मनोनीत।
गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार 7 जनवरी 2024 सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म बर्फ का समाज मनोनीत। 55 क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 14 जनवरी 2024 सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म लंबित। 56 सर्वश्रेष्ठ अंक माइकल गियाचिनो लंबित। फिरोज पुरस्कार 26 जनवरी 2024 सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म बर्फ का समाज लंबित। 57 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जे बाओना लंबित। सर्वश्रेष्ठ मूल साउंडट्रैक माइकल गियाचिनो लंबित। सर्वश्रेष्ठ ट्रेलर हैरी ईटन लंबित। कामेन पुरस्कार 3 फरवरी 2024 सर्वश्रेष्ठ गैर अंडालूसी निर्मित फिल्म बर्फ का समाज लंबित। 58 गॉडी पुरस्कार 4 फरवरी 2024 सर्वश्रेष्ठ यूरोपीय फिल्म लंबित। 59 सीईसी पदक 5 फरवरी 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म लंबित। 60 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जे बाओना लंबित। सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा जे बाओना, बर्नार्ड विलाप्लाना, जैमे मार्क्विस, निकोलस कैसारिगो लंबित। सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता मटियास रिकॉल्ट लंबित। सर्वश्रेष्ठ छायांकन पेद्रो ल्यूक लंबित। सर्वोत्तम संपादन एंड्रेस गिल, जैम माटी लंबित। सर्वश्रेष्ठ संगीत माइकल गियाचिनो लंबित। गोया पुरस्कार 10 फरवरी 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म बर्फ का समाज लंबित। 61 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जे बाओना लंबित। सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा बर्नार्ड विलाप्लाना, जे बाओना, जैमे मार्क्स ओलारेगा, निकोलस कैसारिगो लंबित। सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता मटियास रिकॉल्ट लंबित। सर्वश्रेष्ठ छायांकन पेद्रो ल्यूक लंबित। सर्वोत्तम संपादन एंड्रेस गिल, जैम माटी लंबित। सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर माइकल गियाचिनो लंबित। सर्वोत्तम ध्वनि जॉर्ज एड्रोडोस, ओरियोल टेरागो, मार्क ऑट्स लंबित। सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन एलेन बैनर लंबित। सर्वोत्तम उत्पादन पर्यवेक्षण मार्गरीटा ह्यूगेट लंबित। सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन जूलियो सुआरेज लंबित। सर्वश्रेष्ठ मेकअप और हेयर स्टाइल एना लोपेज पुइगसेवर, बेलेन लोपेज पुइगसेवर, मोंटेसे रिबे लंबित। सर्वोत्तम विशेष प्रभाव पाउ कोस्टा, फेलिक्स बर्गेस, लोरा पेद्रो लंबित। उपग्रह पुरस्कार 18 फरवरी 2024 सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर माइकल गियाचिनो लंबित। 62 सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर अंतर्राष्ट्रीय बर्फ का समाज लंबित। शैक्षणिक पुरस्कार 10 मार्च 2024 सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर माइकल गियाचिनो चुने। 63 सर्वश्रेष्ठ मेकअप और हेयर स्टाइल एना और बेलेन लोपेज पुइगसेवर, डेविड मार्टी और मोंटेसे रिबे चुने। सर्वोत्तम दृश्य प्रभाव फेलिक्स बर्गेस और लोरा पेद्रो चुने। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म बर्फ का समाज चुने। निर्देशक जे बाओना। पटकथा की है जे बाओना, बर्नार्ड विलाप्लाना, जैमे मार्क्स, निकोलस कैसारिगो पर आधारित पाब्लो वियासी द्वारा ला सोसिएडेड डे ला निवे द्वारा उत्पादित। बेलेन एटंजा, सैंड्रा हमिडा, जे बाओना, अभिनीत एंजो वोग्रिंसिक, मटियास रिकॉल्ट, अगस्टिन परडेला, फेलिप गोंजालेज ओटानो, लुसियानो चैटन, वैलेंटिनो अलोसो, फ्रांसिस्को रोमेरो, अगस्टिन बेरुटी, एंडी प्रूस, साइमन हेम्पे, हुआन कारुसो, एस्टेबन बिग्लियाडी, रोको पॉस्का, एस्टेबन कुकुरिस्का, राफेल फेडरमैन, अगस्टिन डेला कोर्टे, टॉमस वुल्फ। छायांकन पेद्रो ल्यूक द्वारा संपादित जैम माटी। संगीत दिया है माइकल गियाचिनो। 1 उत्पादन कंपनियां मिशन डे ऑडेसिस फिल्म्स, एल एरियरो फिल्म्स, नेटफ्लिक्स द्वारा वितरित। नेटफ्लिक्स रिलीज करने की तिथि 9 सितंबर 2023 वेनिस, 13 दिसंबर 2023 उरुग्वे, 15 दिसंबर 2023 स्पेन, 22 दिसंबर 2023 संयुक्त राज्य अमेरिका, 4 जनवरी 2024 नेटफ्लिक्स।
कार्यकारी समय 144 मिनट। एंजो वोग्रिनसिक रोल्डन, जन्म 22 मार्च 1993, एक उरुग्वे अभिनेता हैं जिन्हें 2023 की फिल्म सोसाइटी ऑफ द स्नो में नुमा तुर्काटी की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। 1. प्रारंभिक जीवन। वोग्रिनसिक का जन्म 22 मार्च 1993 को मोंटेवीडियो के कैसावल पड़ोस में हुआ था। 2. उन्होंने अपनी किशोरावस्था में लिसो जुबिलर हुआन पाब्लो दो में भाग लेने के दौरान अभिनय करना शुरू किया। 3. 2013 में 20 साल की उम्र में उन्होंने मोंटेवीडियो में मार्गारिटा जिर्गू मल्टीडिसिप्लिनरी स्कूल ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में प्रवेश लिया। 4. करियर। वोग्रिनसिक ने मुख्य रूप से थिएटर में अपना अभिनय करियर विकसित किया है। 5. 2018 में उन्होंने फिल्म ए 12 नाइट में एक छोटी सी भूमिका निभाई और तब से उन्होंने स्वतंत्र फिल्मों में अभिनय किया है। 6. 2021 में उन्होंने फिल्म 9 में लुइस सुआरेज से प्रेरित एक पेशेवर फुटबॉलर की भूमिका निभाई। 7. इस फिल्म को 8वें ब्रिटिश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 8. इसके अलावा वोग्रिनसिक अमेज़न प्राइम वीडियो टेलीविजन श्रृंखला यूसी, द रिग्रेटफुल स्पाई और पोनो वाई हेलाडो में दिखाई दी हैं। 9. 2023 में उन्हें तब प्रासंगिकता मिली जब उन्हें 1972 में एंडीज पर्वत में दुर्घटनाग्रस्त हुई उरुग्वे वायुसेना की उड़ान 571 पर आधारित सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म सोसाइटी ऑफ द स्नो के कलाकारों के हिस्से के रूप में घोषित किया गया। 10. ये तब था घोषणा की कि वह नुमा तुर्काटी मरने वाले अंतिम यात्री की भूमिका निभाएंगे। 11. और वह फिल्म के कथावाचक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने जाना कि 1972 में एक जो रग्बी टीम थी वो चिली जाने के लिए एक चार्टर्ड प्लान, जो कि वायुसेना की उड़ान 571 पर एक सवारा होती है, उनकी जो रग्बी टीम है। और जैसा कि आप देख पाते हैं कि जो रग्बी टीम है वो एक्सीडेंटली, उनका जो प्लेन है चार्टर्ड प्लेन, वो एक्सीडेंटली एक ऐसी जगह गिर जाता है, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ स्नो ही स्नो है। मतलब इतना इन्वायरमेंट वहाँ का इतना खतरनाक हो कि कोई सर्वाइव ही नहीं कर पाए। तो एडीज के मध्य एक ग्लेशियर में वो फंस जाते हैं और जो 45 यात्री उस प्लेन में सवार थे उनमें से सिर्फ केवल वो 16 ही बच पाते हैं। जो 16 वो बच पाते हैं वो उनकी जो एडवेंचर है, जो ये लाइफ है, सर्वाइवल लाइफ, वो कैसे जिंदा रह पाते हैं उसके लिए इसमें दिखाया है कि वो कितने मुश्किल इन्वायरमेंट में अपने आप को बचा पाते हैं और 45 में सिर्फ वो 16 ही बचते हैं और उन्हें जीने के लिए कितने तरीके के स्ट्रगल करना पाते हैं। तो कुल मिला के मूवी बहुत ही शानदार है, इसको आपको देखनी चाहिए अगर आप एक एक्शन और सर्वाइवल मूवी, एक थ्रिलर फिल्म भी पसंद करते हैं तो ये मैं रिकमेंडेशन करूंगा, इसको देखिएगा जरूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम इसके प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। थोड़ा सा इसकी जो एक्टर एक्ट्रेस है उनके बारे में भी जान लेते हैं, थोड़ी सी स्टोरी बाकी है वो भी हम जान लेते हैं। हुआन एंटोनियो गाजिया बाउना एक, जन्म 9 मई 1975, 2-3, एक स्पेनिश फिल्म निर्देशक हैं। उन्होंने 2007 की हॉरर फिल्म द ऑर्फनेज, 2012 की ड्रामा फिल्म द इम्पॉसिबल और 2016 की फैंटेसी ड्रामा फिल्म ए मॉन्स्टर कॉल्स का निर्देशन किया। 2018 में उन्होंने साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म जुरासिक वर्ल्ड फॉल्न किंगडम का निर्देशन किया, जो जुरासिक पार्क फिल्म श्रृंखला की 5वीं किस्त है। उनकी सबसे हालिया फिल्म सोसाइटी ऑफ द स्नो है, जो 96वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए स्पेनिश प्रविष्टि है। 4. उन्होंने टेलीविजन विज्ञापनों और संगीत वीडियो का भी निर्देशन किया है। प्रारंभिक जीवन। बाउना का जन्म बार्सिलोना, स्पेन में हुआ था। उन्होंने जो पहली फिल्म देखी वो रिचर्ड डोनर की सुपरमैन 1978 थी, जिसने उन्हें निर्देशक बनने के लिए प्रेरित किया। 5. उन्होंने एस्कोला सुपीरियर डी सिनेमा आई ऑडियोविजुअल्स डी कैटालुनिया ESCAC में अध्ययन किया। 6. 19 साल की उम्र में क्रोनोस 1993 प्रस्तुत करने वाले सिज्जिस फिल्म फेस्टिवल में उनकी मुलाकात गुइलेर्मो डेल टोरो से हुई और बयोन ने उन्हें वहां एक गुरु के रूप में पहचाना। 7. अपनी शुरुआती बातचीत के बाद डेल टोरो ने भविष्य में बाउना की सहायता करने का वादा किया अगर वह कभी ऐसा करने की स्थिति में हो। 7. करियर। 1990 का दशक।
ESCAC से स्नातक होने के बाद उन्होंने विज्ञापनों और संगीत वीडियो का निर्देशन करते हुए अपना करियर शुरू किया। 20 साल की उम्र में उन्होंने स्पेनिश बैंड OBK के लिए दृश्य श्रव्य निर्माता के रूप में अपने पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। उनके साथ 3 साल तक काम करने के बाद उन्हें संगीत वीडियो 2SIG-80 के लिए प्रेमियर्स ओन्डास से सम्मानित किया गया। 6-8 तब से वो कैमिला समूह के प्रमुख निदेशक बन गए और उन्हें कोमो रिपाटिमोस लॉस एमिगोस टुकड़े को चित्रित करने के लिए नियुक्त किया गया, जिसमें एला बेला सोला की जोड़ी ने अपने दर्शकों को विदाई दी। उन्होंने पास्टोरा सोलर, एन मील सोलेदाद, फैंगोरिया, नैना डकॉन्ट, एल एलेफ, एनरिक बनबरी और मिरेनेजा फ्रांते ए फ्रांते के लिए संगीत वीडियो का भी निर्देशन किया है, जिसमें मूल गायिका जीनत दिखाई देती हैं। वीडियो का अंत 2012 में उन्होंने ब्रिटिश बैंड कीन द्वारा डिस्कनेक्टेड के लिए संगीत वीडियो बनाया। 1999 में उन्होंने लघु फिल्म माई हॉलीडेज और 2002 में द स्पंजमैन का निर्देशन किया। 2000 के दशक 2008 में पेरिस में द ऑर्फनेज प्रस्तुत करते हुए बेलिन रुएडा और गुइलेर्मो डेल टोरो के बगल में बयोन। 2004 में बाओना की मुलाकात लेखक सर्जियो जी सांचेज से हुई, जो लघु 7337 पर काम कर रहे थे। सांचेज ने बियोना को द ऑर्फनेज की स्क्रिप्ट की पेशकश की। 9 अपनी इच्छित फिल्म बनाने के लिए बाओना को फिल्म का बजट और उसका रन टाइम दोनों दोगुना करना पड़ा। उन्हें गुइलेर्मो डेल टोरो द्वारा सहायता प्रदान की गई, जिन्होंने इसे सह निर्मित करने की पेशकश की। द ऑर्फनेज का प्रीमियर 20 मई 2007 को कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां इसे 10 मिनट से अधिक समय तक खड़े होकर सराहना मिली। महीनों बाद 11 अक्टूबर 2007 को इसका स्पेनिश सिनेमाघरों में प्रीमियर हुआ और $8.3 मिलियन की कमाई हुई। 10-11 बाओना को 2008 में सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक के लिए गोया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म को गोयास की 14 श्रेणियों के लिए नामांकित किया गया था और 7 में जीत हासिल की। 10-12 उसी वर्ष अक्टूबर में वैरायटी ने घोषणा की कि यूनिवर्सल स्टूडियो ने इसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। बाओना डेविड मूडी की फिल्म हेटर का रूपांतरण करेगी, जिसे ग्लेन माजारा ने लिखा है और गुइलेर्मो डेल टोरो द्वारा निर्मित किया गया है। बयोन उन कई उम्मीदवारों में से एक थीं जिन्हें द ट्वाइलाइट सागा एक्लिप्स का निर्देशन करने के लिए विचार किया गया था, लेकिन उन्हें फिल्म बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 2010 का दशक अगस्त 2010 में उन्होंने द इम्पॉसिबल का फिल्मांकन शुरू किया, जो 2004 के हिंद महासागर भूकंप के दौरान रहने वाले एक स्पेनिश परिवार के अनुभवों पर आधारित था। 14-15 अंग्रेजी में फिल्माई गई और इवान मैकग्रेगर और नाओमी वॉट्स अभिनीत यह फिल्म सकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के साथ 11 अक्टूबर 2012 को रिलीज हुई थी। अपने पहले सप्ताहांत में इसने $8.6 मिलियन की कमाई की, जिसने स्पेनिश बॉक्स ऑफिस के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ ओपनिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नाओमी वॉट्स की व्याख्या के लिए द इम्पॉसिबल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को गोया अवार्ड्स में 14 श्रेणियों में नामांकित किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता टॉम हॉलैंडर शामिल थे, जिनमें से इसने 5 पुरस्कार जीते। 2013 में द इम्पॉसिबल को सैन सेबेस्टियन के 61वें अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के ढांचे में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। मार्च 2012 में बाओना ने संगीत वीडियो डिस्कनेक्टेड का निर्देशन किया, जो ब्रिटिश बैंड कीन के एल्बम स्ट्रेंजलैंड का दूसरा एकल था। बैंड ने कहा है कि वह बाओना के फिल्मी काम की प्रशंसा करता है और बाओना ने कहा है कि वह कीन के संगीत का अनुसरण करता है। 11 सितंबर 2016 को कीन ने एक विशेष नए गीत टीयर अप दिस टाउन के लिए एक संगीत वीडियो जारी किया, जो बाओना द्वारा निर्देशित फैंटेसी ड्रामा फिल्म ए मॉन्स्टर कॉल्स के लिए लिखा और रिकॉर्ड किया गया था। सिंगल को 23 सितंबर 2016 को डिजिटल डाउनलोड के लिए
उपलब्ध कराया गया था। 16 जॉन लोगन द्वारा निर्मित और मूल रूप से शोटाइम पर रिलीज हुई पेनी ड्रेडफुल श्रृंखला के पहले 2 एपिसोड के निर्देशन के लिए बाओना जिम्मेदार थी। डबलिन में फिल्माई गई यह श्रृंखला एक ऐसे समूह की कहानी बताती है जिसमें एक अमीर आदमी, एक माध्यम, एक बंदूकधारी और एक युवा डॉक्टर शामिल हैं, जो अमीर आदमी की लापता बेटी की तलाश कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें अजीब प्राणियों और फ्रैंकस्टीन, ड्रैकुला और डोरियन ग्रे जैसे विक्टोरियन युग के साहित्यिक पात्रों का सामना करना होगा। बाओना के अनुसार श्रृंखला के कई निर्माता हैं। 2014 में बाओना ने फिल्म ए मॉन्स्टर कॉल्स की शूटिंग शुरू की, जो पैट्रिक नेस के उपन्यास का रूपांतरण था, जिसमें लुइस मैकडॉगलर, फेलिसिटी जोन्स और लियाम नेसन ने अभिनय किया था। फिल्म, जो 2016 में रिलीज हुई थी, एक युवा लड़के, मैकडॉगलर, की कहानी बताती है जो कैंसर से पीड़ित अपनी माँ, जोन्स, की देखभाल करता है, जबकि एक राक्षस, नीसन, से दोस्ती करता है। इस फिल्म के साथ बाओना ने माँ-बच्चे के रिश्तों के बारे में अपनी निजी त्रयी को बंद कर दिया। 17 2018 में बाओना ने साइंस फिक्शन सीक्वल जुरासिक वर्ल्ड: फॉल्न किंगडम का निर्देशन किया। 18 फिल्म को समीक्षकों से मिली जुली समीक्षा मिली, लेकिन बयोन के निर्देशन को प्रशंसा मिली। 19 यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी थी, जो 2018 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और अब तक की 12वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। नवंबर 2021 में ये घोषणा की गई थी कि बियोना नेटफ्लिक्स के लिए आपदा ड्रामा सोसाइटी ऑफ द स्नो का निर्देशन करेगी, जो उरुग्वे वायुसेना की उड़ान 571 की सच्ची कहानी पर आधारित है, जो अक्टूबर 1972 में एंडीज में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। 4 जनवरी 2024 को नेटफ्लिक्स पर आने से पहले दिसंबर 2023 में स्पेनिश भाषी दर्शकों ने इसे सकारात्मक समीक्षा दी और कुछ आलोचकों ने इसे बाओना का सर्वश्रेष्ठ काम बताया। बाओना ने अमेज़न प्राइम वीडियो श्रृंखला द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर के पहले 2 एपिसोड का निर्देशन किया, जिसे 3 फरवरी 2020 से न्यूजीलैंड में फिल्माया गया और 2 सितंबर 2022 को प्रीमियर किया गया। 21-22 भविष्य की परियोजनाएं। अक्टूबर 2008 में वैरायटी ने घोषणा की कि यूनिवर्सल स्टूडियो ने नियमित लोगों के कारण होने वाली हिंसा की महामारी के बारे में ब्रिटिश लेखक डेविड मूडी के थ्रिलर उपन्यास हेटर का निर्देशन करने के लिए बाओना पर हस्ताक्षर किए हैं। फिल्म ग्लेन माजारा द्वारा लिखी जाएगी और गुइलेर्मो डेल टोरो और मार्क जॉनसन द्वारा निर्मित होगी। 15-23 नवंबर 2022 में सेविले यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल में बाओना ने घोषणा की कि वह मैनुअल चावेस नोगल्स की किताब ए संग्रह वाई फ्यूगो के रूपांतरण में अगस्टिन डियाज यानेस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 24 फिल्मोग्राफी। फीचर फिल्में। वर्ष, शीर्षक, निदेशक, लेखक, निर्माता। 2007 अनाथालय हाँ नहीं नहीं। 2012 असंभव हाँ नहीं नहीं। 2016 एक राक्षस बुलाता है हाँ नहीं नहीं। 2018 जुरासिक वर्ल्ड: फॉल्न किंगडम हाँ नहीं नहीं। 2023 बर्फ का समाज हाँ हाँ हाँ। कार्यकारी निर्माता मैरोबोन 2017। आई हेट न्यूयॉर्क 2018 डॉक्यूमेंट्री। लघु फिल्में। वर्ष, शीर्षक, निदेशक, लेखक, कार्यकारी। निर्माता टिप्पणियाँ। 1999 MIS रिक्तियाँ हाँ हाँ नहीं। 2003 एल होम्ब्रे एस्पोंजा हाँ हाँ हाँ। 2008 ला डिस्ग्रेसिया N3D हाँ हाँ नहीं। 2015 हैती में 9 दिन हाँ हाँ नहीं वृत्तचित्र लघु। नहीं मैं शांत हूँ नहीं नहीं हाँ। टेलीविजन। वर्ष, शीर्षक, निदेशक, कार्यकारी। निर्माता टिप्पणियाँ। 2014 डरावना कौड़ी हाँ नहीं एपिसोड नाइट वॉक और सन्स। 2022 द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर हाँ हाँ 2 एपिसोड। पुरस्कार और नामांकन। बाओना 2017 में 31वें गोया अवार्ड्स में भाग ले रही हैं। वर्ष, शीर्षक, पुरस्कार, वर्ग, परिणाम। 2008 अनाथालय गोया पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक जीत गया।
2012 असंभव डिट्रॉइट फिल्म क्रिटिक्स सोसाइटी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मनोनीत। 2013 गोया पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जीत गया। गॉडी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जीत गया। कैप्री पुरस्कार कैप्री निदेशक पुरस्कार जीत गया। कैप्री यूरोपीय निदेशक पुरस्कार जीत गया। सिनेमा राइटर्स सर्कल अवार्ड सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मनोनीत। 2016 एक राक्षस बुलाता है गोया पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जीत गया। 2017 गॉडी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक 25 जीत गया। फिरोज पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक 26 मनोनीत। बर्नार्ड विलाप्लाना एक स्पेनिश फिल्म संपादक हैं। उन्हें जे बाउना और गुइलेर्मो डेल टोरो के साथ उनके सहयोग के लिए जाना जाता है। उन्होंने बाउना के साथ द इम्पॉसिबल, ए मॉन्स्टर कॉल्स और जुरासिक वर्ल्ड, फॉल्न किंगडम और पैन स लेबिरिंथ, हेलबॉय 2, द गोल्डन आर्मी और क्रिम्सन पीक पर डेल टोरो के साथ काम किया है। 9-1 2021 उरुग्वे अर्जेंटीना स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिसे मार्टिन बैरनेचिया और निकोलस ब्रांका, उनके निर्देशन की पहली फिल्म में, द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। इसमें एंजो वोग्रिनसिक, राफेल स्प्रेगेलबर्ड, होरासियो कैमांडोले, रोजेलियो ग्रेसिया, रॉक्साना ब्लैंको, लारा सोफिया, सैंटियागो सैंगुइनेटी शामिल हैं। इस फिल्म ने 8वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता। 2 इसके अलावा 95वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए उरुग्वे के चयन के लिए उरुग्वे के इंस्टीट्यूटो नेशनल डेल सिने वाईएल ऑडियोविजुअल उरुग्वे द्वारा इस पर विचार किया गया था, लेकिन इसे नहीं चुना गया। 3 सारांश। क्रिश्चियन एरियस एक सफल फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो 23 साल की उम्र में खुद को विश्व फुटबॉल में एक महान शख्सियत के रूप में पेश करते हैं। वह एक शानदार और एकांत वातावरण में अलग थलग रहता है, प्रशंसकों से घिरा रहता है, प्रेस द्वारा दबाव डाला जाता है और उसे अपने माता पिता द्वारा निर्धारित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की सजा दी जाती है, जो उनके प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करते हैं। क्रिश्चियन को पहली बार भागने की जरूरत महसूस हुई। 4 कास्ट करें। इस फिल्म में भाग लेने वाले कलाकार हैं 5-6। राफेल स्प्रेगेलबर्ड ऑस्कर के रूप में, ईसाई के रूप में एंजो वोग्रिनसिक, विल्मर के रूप में होरासियो कैमांडोले, डेमियन के रूप में रोजेलियो ग्रासिया, डॉक्टर गुटमैन के रूप में रॉक्साना ब्लैंको, लारा सोफिया बेलेन के रूप में, गैब्रियल के रूप में सैंटियागो सैंगुइनेटी। रिलीज। फिल्म का प्रीमियर 12 नवंबर 2021 को 47वें ह्यूएला इबेरो अमेरिकन फिल्म फेस्टिवल के आधिकारिक खंड में हुआ। 6-7 जुलाई 2022 को उरुग्वे के सिनेमाघरों में इसका व्यावसायिक प्रीमियर हुआ। इस स्पेनिश नाम में पहला या पैतृक उपनाम वोग्रिनसिक है और दूसरा या मातृ परिवार का नाम रोल्डन है। एंजो वोग्रिनसिक। जन्म एंजो वोग्रिनसिक रोल्डन, 22 मार्च 1993, उम्र 30, मोंटेवीडियो, उरुग्वे। पेशा अभिनेता। सक्रिय वर्ष 2013। वर्तमान उल्लेखनीय कार्य बर्फ का समाज। एंजो वोग्रिनसिक रोल्डन, जन्म 22 मार्च 1993, एक उरुग्वे अभिनेता हैं जिन्हें 2023 की फिल्म सोसाइटी ऑफ द स्नो में नुमा तुर्काटी की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। 1 प्रारंभिक जीवन। वोग्रिनसिक का जन्म 22 मार्च 1993 को मोंटेवीडियो के कैसाविल पड़ोस में हुआ था। 2 उन्होंने अपनी किशोरावस्था में लिसो जुबिला हुआन पाब्लो 2 में भाग लेने के दौरान अभिनय करना शुरू किया। 3 2013 में 20 साल की उम्र में उन्होंने मोंटेवीडियो में मार्गारिटा जिर्गू मल्टीडिसिप्लिनरी स्कूल ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में प्रवेश लिया। 4 करियर। वोग्रिनसिक ने मुख्य रूप से थिएटर में अपना अभिनय करियर विकसित किया है। 5 2018 में उन्होंने फिल्म ए 12 ईयर नाइट में एक छोटी सी भूमिका निभाई और तब से उन्होंने स्वतंत्र फिल्मों में अभिनय किया है। 6 2021 में उन्होंने फिल्म 9 में लुइस सुआरेज से प्रेरित एक पेशेवर फुटबॉलर की भूमिका निभाई।
साथ इस फिल्म को 8वें ब्रिटिश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 8. इसके अलावा वो ग्रिनसिक अमेज़न प्राइम वीडियो टेलीविजन श्रृंखला योसी द रिग्रेटफुल स्पाई और पोनो वाई हेलाडो में दिखाई दी हैं। 2023 में उन्हें तब प्रासंगिकता मिली जब उन्हें 1972 में एंडीज पर्वत में दुर्घटनाग्रस्त हुई उरुग्वे वायुसेना की उड़ान 571 पर आधारित सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म सोसाइटी ऑफ द स्नोर के कलाकारों के हिस्से के रूप में घोषित किया गया। 10 ये तब था घोषणा की कि वह नुमा तुर्काटी मरने वाले अंतिम यात्री की भूमिका निभाएंगे। 11 और वह फिल्म के कथावाचक होंगे। कथानक 1973 में उरुग्वे में देश में नागरिक सैन्य तानाशाही का शासन था और राष्ट्रीय सेना वामपंथी टुपामारोस समूह के साथ गुरिल्ला युद्ध में उलझी हुई थी। टुपामारोस के 3 सदस्यों जोस पेपे मुजिका, मॉरिसियो रोसेंकोफ और एलुटेरियो फर्नांडीज हुइदोब्रो को सरकार द्वारा संचालित जेल में बंधक के रूप में रखा गया है। अगले 12 वर्षों में उन्हें बार बार देश भर के सैन्य ठिकानों पर स्थानांतरित किया जाता है। चूंकि सेना अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण उन लोगों को मारने में असमर्थ है, इसलिए वह उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का फैसला करती है। बंधकों को छोटे मोटे नियमों और दुर्व्यवहारों का सामना करना पड़ता है, जिसमें एकांत कारावास और नकली फांसी भी शामिल है। बंधकों के परिवारों के दबाव में सैन्य प्रमुख ने जेल के मैदान में एक संक्षिप्त पुनर्मिलन की अनुमति दी, लेकिन लोगों को चुप रहने की चेतावनी दी। 1975 में पेपे को तिकड़ी से अलग कर दिया गया और एक अनाज साइलो के तल पर रखा गया। एक लंबी अवधि के बाद उसे मानसिक भ्रम का अनुभव होता है और वह अपनी मां के बारे में मतिभ्रम करने लगता है। एक अन्य जेल में रोसेंकोफ सार्जेंट अल्जामोरा के एक परिचित व्यक्ति से मिलता है और एक लड़की को पत्र लिखने में उसकी सहायता करता है। तीनों लोग फिर से मिल गए और 1978 में एक भूमिगत जेल में ले जाए गए। तीनों में से पेपे को अपनी कोठरी में पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। वह अपने पकड़े जाने की यादों को ताज़ा करता है और डरता है कि आने वाले वर्षों में उन्हें भुला दिया जाएगा। बंधकों को बेहतर परिस्थितियों वाली दूसरी जेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है और दौरे पर आए रेड क्रॉस प्रतिनिधिमंडल को बेवकूफ़ बनाने के लिए उन्हें विशेषाधिकार दिए जाते हैं, जो प्रतिनिधिमंडल के चले जाने पर रद्द कर दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान हुइदोब्रो के कब्जे में शिलालेखों के साथ साबुन की एक पट्टी की खोज की गई। उससे पूछताछ की जाती है, जिससे वह किसी भी दुर्भावनापूर्ण इरादे से बरी हो जाता है। हालांकि सैन्य प्रमुख उसे न मारने पर खेद व्यक्त करते हैं। अपनी मां द्वारा दी गई वस्तुओं का दुरुपयोग होने के बाद पेपे ने अपने सेल के पास आयोजित एक सैन्य कार्यक्रम में हंगामा खड़ा कर दिया और उसे एक मनोचिकित्सक को देखने का आदेश दिया गया। वो उसकी स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने का वादा करती है। 1980 में सेना को अग्रणी भूमिका प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन करने हेतु जनमत संग्रह में सरकार हार गई। 1983 में बंधकों को दूसरी जेल में वापस भेज दिया गया और रोसेंकोफ की मुलाकात सार्जेंट अल्जामोरा से हुई, जो अब एक मुख्य गार्ड है। अल्जामोरा ने खुलासा किया कि वह अब शादीशुदा है और रोसेंकोफ के प्रति आभार व्यक्त करता है, जिससे तीनों लोगों को उसकी हिरासत में अधिक स्वतंत्रता मिल गई है। 1985 में सेना ने अन्य राजनीतिक कैदियों में से 3 लोगों को सामान्य माफी में रिहा कर दिया और वे अपने परिवारों के साथ फिर से मिल गए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इसके प्रोडक्शन के बारे में जाना कि बायना ने अपनी 2012 की फिल्म द इम्पॉसिबल के लिए शोध करते समय बीसी किताब की खोज की। दोस्तों, ये जो एक किताब है बीसी उसमें से ली गई है और उससे ये रियल स्टोरी पर बेस है, जैसा कि मैंने बताया। और आप देखेंगे कि और उन्होंने इस किताब का राइट खरीदा बीसी की, और इसके लिए
उस पर पिक्चर बनाना शुरू कर दी। फिल्म में जीवित बचे लोगों के 100 घंटे से अधिक साक्षात्कार रिकॉर्ड किए गए, क्योंकि एक रियल स्टोरी बेस्ड जो फिल्म होती है उसमें सबसे पहले इंटरव्यू लिए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि क्या क्या इनमें बनाया जाता है, क्या क्या इसमें ये बात रियल फैक्ट है, क्या क्या आपके साथ क्रिएट हुआ, ताकि इतनी अच्छी मूवी बन के आ सके। और इसके साथ साथ ही आपको इतनी प्यारी जो है रियल स्टोरी देखने को मिले। और द सोसाइटी ऑफ स्नो ने घोषणा 2021 में की गई थी, लेकिन मैंने आपको बताया कि रिलीज 2024 में यूएसए में हुई है, तो अब आप भी अब से नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, आ रहा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। माइकल गियाचिनो, DEKINO, नो इतालवी उच्चारण, डक कीनो, 1 जन्म 10 अक्टूबर 1967, फिल्म, टेलीविजन और वीडियो गेम के लिए संगीत के एक अमेरिकी संगीतकार हैं। उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें अप 2009 में उनके काम के लिए ऑस्कर, लॉस्ट 2004 में उनके काम के लिए एमी और रैटोली 2007 और अप 2009 में उनके काम के लिए 3 ग्रैमी पुरस्कार शामिल हैं। 2018 की शुरुआत में उन्होंने निर्देशन में भी कदम रखा और एक निर्देशक के रूप में उन्हें मार्वल स्टूडियोज के वेयरवुल्फ बाय नाइट के लिए जाना जाता है। जियाचिनो को निर्देशक J.J. अब्राम्स, ब्रैड बड, मैट रीव्स, पीट डॉक्टर, कॉलिन ट्रेवो, जॉन वॉट्स, ड्रू गोडार्ड, द वाचोस्की, ताइका वेटिटी और थॉमस बेजुचा के साथ उनके सहयोग के लिए जाना जाता है। गियाचिनो के फिल्म स्कोर में मिशन इम्पॉसिबल की कई फिल्में शामिल हैं, जुरासिक वर्ल्ड, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, स्टार ट्रैक रिबूट श्रृंखला, 8 पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो फिल्में, दुष्ट 1, द बैटमैन और कई अन्य फिल्में। जियाचिनो ने वीडियो गेम श्रृंखला मेडल ऑफ ऑनर और कॉल ऑफ ड्यूटी और टेलीविजन शो ररिंखला एलियास, लॉस्ट और फ्रिंज के लिए स्कोर भी तैयार किया। प्रारंभिक जीवन। जियाचिनो का जन्म रिवरसाइड टाउनशिप, न्यू जर्सी में हुआ था। उनके पिता के पूर्वज इटालियन थे जो सिजली से आए थे और उनकी मां के पूर्वज अब्रूजो, इटली के केंद्र में से आए थे। जियाचिनो एजवाटर पार्क टाउनशिप, न्यू जर्सी में पले बढ़े 2 और 1986 में डेलरॉन टाउनशिप, न्यू जर्सी के होली क्रॉस हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 3 उनके पास दोहरी अमेरिकी और इतालवी नागरिकता है। 4 उनके भाई एंथनी गियाचिनो एक वृत्तचित्र फिल्म निर्माता हैं। जियाचिनो ने 10 साल की उम्र में छवियों और संगीत का संयोजन शुरू किया, जब उन्होंने अपने बेसमेंट में होममेड साउंडट्रैक के साथ स्टॉप मोशन एनिमेशन बनाना शुरू किया। हाई स्कूल में रहते हुए एक कला शिक्षक, जिसने गियाचिनो को सलाह दी थी, ने उसके माता पिता से सिफारिश की कि वह न्यूयॉर्क शहर में स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स में भाग ले। गियाचिनो ने अपने माता पिता के साथ स्कूल जाने का वर्णन इस प्रकार किया है। 5 मैंने सोचा, वाह, ये तो शानदार है। क्या वाकई उनके पास ऐसे कॉलेज हैं? मैं वे चीज़ें कहाँ कर सकता हूँ जिन्हें करने में मेरी सचमुच रुचि है? वो मेरे लिए आश्चर्यजनक था। मुझे SVA बहुत पसंद आया। मुझे उस प्रकार की स्वतंत्रता पसंद आई जो इसने प्रदान की। यह एक प्रकार से इस महान प्रयोग जैसा था। ठीक है, आप यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आपको कुछ पसंद है। तो चलिए देखते हैं आपको ये कितना पसंद आता है। हम आपको बहुत अधिक विनियमित नहीं करने जा रहे हैं। हम ये देखने जा रहे हैं कि आप कितने भावुक और प्रेरित हैं और आप इस चीज़ को कितना चाहते हैं। 5 गियाचिनो ने SVA में दाखिला लिया, फिल्म निर्माण में पढ़ाई की और इतिहास में मामूली काम किया। SVA में अपने अंतिम वर्ष के दौरान फिल्म प्रचार में उनके प्रशिक्षक ने घोषणा की कि यूनिवर्सल पिक्चर्स में एक अवैतनिक इंटर्नशिप उपलब्ध है। गियाचिनो, जो एकमात्र दिलचस्पी रखने वाला था, ने 6 महीने का पद प्राप्त किया, जिसे उसने रात में भरा, दिन के दौरान स्कूल जाता था और अपना किराया चुकाने के लिए मेसी में काम करता था। उन्होंने 1990 में SVA से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने जुइलियार्ड स्कूल और फिर UCLA में संगीत की कक्षाएं लीं। 5, 6, 7, 8 करियर। वीडियो गेम। जब जियाचिनो की इंटर्नशिप समाप्त हो गई
तो यूनिवर्सल ने उसे काम पर रख लिया और कॉलेज से स्नातक होने पर उसे नौकरी दे दी। बाद में वो डिज्नी चले गए और जब डिज्नी लॉस एंजल्स में स्थानांतरित हो गए तो जियाचिनो उनके साथ चले गए, प्रचार में काम करते हुए UCLA में इंस्ट्रूमेंटेशन और ऑर्केस्ट्रेशन में रात की कक्षाएं लीं। डिज्नी के लिए उनके काम ने उन्हें फिल्मों में काम करने वाले विभिन्न कर्मियों के साथ बातचीत करने के लिए प्रेरित किया, जैसे कि निर्माता जिन्होंने संगीतकारों को काम पर रखा था। इसलिए जब डिज्नी इंटरैक्टिव में एक निर्माता के लिए नौकरी खुली तो जियाचिनो ने ये सोचकर नौकरी प्राप्त की कि वो खुद को संगीत लिखने के लिए काम पर रख सकते हैं। उनके द्वारा निर्मित खेल 5, 6, 7, 16 बिट युग के दौरान डिज्नी इंटरैक्टिव के लिए जियाचिनो के रचना कार्य में सेगा जेनेसिस गेम गारगोयल्स, कोल्ड शैडो में SNES गेम माउई मल्लाड और द लायन किंग के विभिन्न कंसोल संस्करण शामिल थे। 9 हालांकि उनकी पहली प्रमुख रचना 1997 की फिल्म द लॉस्ट वर्ल्ड जुरासिक पार्क के ड्रीमवर्क्स वीडियो गेम रूपांतरण के लिए थी। 10 वीडियो गेम मूल लाइव ऑर्केस्ट्रा स्कोर के साथ रिकॉर्ड किए जाने वाले पहले प्लेस्टेशन, सेगा सैटर्न पर भी कंसोल शीर्षकों में से एक था। जियाचिनो ने तब से ड्रीमवर्क्स के साथ अपना रिश्ता जारी रखा है, जिसमें 1998 में स्मॉल सोल्जर्स वीडियो गेम के लिए स्कोर तैयार करना, उनके कई लोकप्रिय वीडियो गेम के लिए पूर्ण ऑर्केस्ट्रा स्कोर प्रदान करना भी शामिल था। उन्होंने भाड़े के सैनिकों के लिए थीम विनाश का खेल का मैदान बनाने के लिए महामारी स्टूडियो के साथ भी काम किया। जियाचिनो की पुरस्कार विजेता रचनाओं में मेडल ऑफ ऑनर श्रृंखला की पहली 4 किस्तें, मेडल ऑफ ऑनर, अंडरग्राउंड, एलाइड असॉल्ट और फ्रंटलाइन, हीरोज 2 और कई अन्य द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित वीडियो गेम जैसे सीक्रेट वेपन्स के स्कोर भी शामिल हैं। नॉर्मंडी के ऊपर, कॉल ऑफ ड्यूटी और कॉल ऑफ ड्यूटी फाइनेस्ट ऑवर 11। इसके अतिरिक्त जियाचिनो ने द इनक्रेडिबल्स, राइज ऑफ द अंडरमाइनर के लिए विषयों की रचना की और संगीतकार क्रिस टिल्टन के साथ ब्लैक के विषय को सह लिखा। 12। उन्होंने अलियास के लिए स्कोर भी तैयार किया, जो इसी नाम की टेलीविजन श्रृंखला पर आधारित था। 2008 में जियाचिनो ने टर्निंग पॉइंट, फॉल ऑफ लिबर्टी के लिए संगीत लिखा। 13। 2007 में वो मेडल ऑफ ऑनर फ्रेंचाइजी में लौट आए क्योंकि उन्होंने मेडल ऑफ ऑनर एयरबोर्न के लिए संगीत तैयार किया था। 14। फिल्म और टेलीविजन। विभिन्न वीडियो गेम पर जियाचिनो के काम के कारण उनका टेलीविजन में प्रवेश हुआ। 2001 में टेलीविजन श्रृंखला एलियास के निर्माता J.J. अब्राम्स ने अपने वीडियो गेम के काम के माध्यम से जियाचिनो की खोज की और उनसे नए शो का साउंडट्रैक प्रदान करने के लिए कहा। साउंडट्रैक में पूर्ण ऑर्केस्ट्रा के टुकड़ों का मिश्रण दिखाया गया था, जो अक्सर उत्साहित इलेक्ट्रॉनिक संगीत के साथ मिश्रित होता था, जो उनके पिछले काम से अलग था। जियाचिनो ने J.J. अब्राम्स की 2004 की टेलीविजन श्रृंखला लॉस्ट के लिए स्कोर प्रदान किया। 15 एक प्रशंसित स्कोर बनाया जिसमें टक्कर भागों के लिए विमान के धड़ के अतिरिक्त टुकड़ों का उपयोग करने की एक अनूठी प्रक्रिया को नियोजित किया गया था। लॉस्ट का स्कोर एक विशिष्ट विषयगत रूपांकन के लिए भी उल्लेखनीय है, कुछ विषयों के अंत में एक पीतल की गिरावट। 16 अपने समकक्ष स्टू फिलिप्स की तरह, उन्होंने टेलीविजन शो निर्माता अब्राम्स के साथ उनके शो में अपने संगीत स्कोर के साथ काम किया, जबकि अब्राम्स ने अलियास जैसी कुछ श्रृंखलाओं पर शो के मुख्य विषयों की आपूर्ति की। 2004 में जियाचिनो को अपना पहला बड़ा फीचर फिल्म कमीशन प्राप्त हुआ। पिक्सर के द इनक्रेडिबल्स के निर्देशक ब्रैड बड ने अलियास पर उनका काम सुनने के बाद जियाचिनो से फिल्म के लिए साउंडट्रैक प्रदान करने के लिए कहा। 17 उत्साहित जैज ऑर्केस्ट्रा ध्वनि न केवल जियाचिनो के लिए बल्कि पिक्सर के लिए शैली में एक प्रस्थान थी, जो पहले अपनी सभी फिल्मों के लिए रैंडी और थॉमस न्यूमैन पर निर्भर थी। निर्देशक ब्रैड बड ने मूल रूप से जॉन बैरी की तलाश की थी, जो शायद शुरुआती जेम्स बॉन्ड फिल्मों में अपने काम के लिए ने जाते थे, लेकिन बैरी कथित तौर पर अपने पहले के काम की शैलियों को दोहराने के लिए तैयार नहीं थे। 18 जियाचिनो को 2005 में द इनक्रेडिबल्स के लिए 2 ग्रैमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, मोशन पिक्चर
टेलीविज़न या अन्य विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कोर साउंड ट्रैक एल्बम और सर्वश्रेष्ठ वाद्य रचना। 19 अपने अन्य समकक्षों जोएल मैकनेली, जेसी रेडफोर्ड और फ्रैंक डेवोल की तरह जियाचिनो अपने करियर की शुरुआत से लेकर हाल तक ज्यादातर डिज्नी के साथ जुड़े रहे। मिकी मैनिया और गारगोयल्स जैसे वीडियो गेम से लेकर द इनक्रेडिबल्स जैसी फिल्मों तक और अंततः वॉल्ट डिज्नी के साथ सहयोग किया। डिज्नीलैंड में स्पेस माउंटेन के अद्यतन संस्करणों के लिए 2 नए साउंड ट्रैक बनाने की कल्पना। स्पेस माउंटेन, डिज्नीलैंड पेरिस में मिशन 2 और हांगकांग डिज्नीलैंड में स्पेस माउंटेन। 20 गियाचिनो ने 2005 की फिल्म स्काई हाई और द फैमिली स्टोन और टेलीविजन फिल्म द मपेट्स विजार्ड ऑफ ओज के लिए भी संगीत तैयार किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने जोसेफ बारबेरा के अंतिम नाटकीय टॉम एंड जेरी कार्टून द कराटे गार्ड के लिए संगीत लिखा और अब्राम्स द्वारा निर्देशित 2006 की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 3 के लिए संगीत दिया। 21 जियाचिनो की अगली संगीत उपलब्धि डिज्नी पिक्सर फिल्म रेटॉयल के लिए उनका पेरिस प्रेरित स्कोर था, जिसमें फ्रांसीसी कलाकार कैमिली द्वारा प्रस्तुत थीम गीत ले फेस्टिन शामिल है। इस स्कोर के लिए उन्हें अपना पहला अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ। उन्होंने अब्राम्स की 2009 की स्टार ट्रैक फिल्म के लिए स्कोर भी बनाया। जियाचिनो ने पिक्सर फिल्म अप और इसके साथ एनिमेटेड शॉर्ट पार्टली क्लाउडी बनाई, जिसके लिए उन्होंने निर्देशक पीट डॉक्टर के साथ सहयोग किया। ये पहली बार है जब जियाचिनो ने ब्रैड बर्ड के अलावा किसी पिक्सर निर्देशक के साथ काम किया। इस काम ने जियाचिनो को सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए अपना पहला अकादमी पुरस्कार दिलाया। उस श्रेणी में पिक्सर के लिए ये पहली जीत थी। गियाचिनो ने नोट किया कि उन्होंने उसी रात जीता था जब उनके 21वें सहपाठी जोएल हार्लो ने स्टार ट्रैक के लिए सर्वश्रेष्ठ मेकअप का ऑस्कर जीता था। 5 जियाचिनो ने जे अब्राम्स के साथ अपना सहयोग जारी रखा है। अब्राम्स द्वारा निर्मित मॉन्स्टर फिल्म क्लोवरफील्ड के लिए गियाचिनो ने रॉ शीर्षक से एक ओवरचर में जापानी मॉन्स्टर स्कोर के लिए एक श्रद्धांजलि लिखी, जो क्रेडिट के ऊपर बजाया गया, और फिल्म के लिए एकमात्र मूल संगीत का गठन किया। उन्होंने 2011 में जे अब्राम्स के फीचर सुपर 8 के लिए स्कोर तैयार किया। उन्होंने अब्राम्स द्वारा निर्मित अमेरिकी टेलीविजन श्रृंखला फ्रिंज के पायलट के लिए भी संगीत तैयार किया, जिसके बाद जियाचिनो ने अपने सहायक चैड सीटर को स्कोरिंग का काम सौंपा, जिन्होंने सीजन 1 का पहला भाग स्कोर किया था। इसके बाद ये कार्य क्रिस टिल्टन को सौंपा गया, जिन्होंने पहले सीजन के उत्तरार्ध और उसके बाद के सभी सीजन में स्कोर बनाया। 2016 में जियाचिनो ने मार्वल फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए स्कोर तैयार किया, साथ ही डिज्नी फिल्म ज़ूटोपिया के लिए भी स्कोर बनाया। गियाचिनो ने नए मार्वल स्टूडियोज लोगो के लिए भी धूमधाम तैयार की, जो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ शुरू हुआ। 22 सितंबर 2016 में ये घोषणा की गई थी कि गियाचिनो को स्टार वार्स एंथोलॉजी फिल्म रोग वन के लिए संगीतकार एलेक्जेंडर डेस्प्लेट की जगह लेने के लिए चुना गया था, क्योंकि डेस्प्लेट रीशूट के बाद अनुपलब्ध था। 23 गियाचिनो ने इसके बाद 4 और मार्वल फिल्में बनाईं। 2017 की स्पाइडरमैन होमकमिंग, 2019 की स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, 2021 की स्पाइडरमैन नो वे होम और 2022 की थॉर लव एंड थंडर। 24-25 जियाचिनो कोको 2017 और इनक्रेडिबल्स 2 2018 स्कोर करने के लिए पिक्सर लौट आए। 26 उन्होंने ताइका वेटिटी की 2019 की फिल्म जोजो रैबिट के लिए स्कोर भी तैयार किया। 2022 में जियाचिनो ने द बैटमैन के लिए स्कोर और पिक्सर फिल्म लाइटियर के लिए स्कोर तैयार किया। 27 2018 में जियाचिनो ने मॉन्स्टर चैलेंज लिखा, निर्देशित और स्कोर किया। 28 लघु फिल्म जापानी गेम शो पर एक व्यंग्यात्मक रूप है, जिसमें पैटन ओसवाल्ड, बेन श्वार्ट्ज, डेमोट मुलरोनी, एमी ब्रैनमैन, बेनेडिक्ट वोंग, टॉम एवरेट स्कॉट, ताशी मिजुनो, एन मैओक्स और टेरुको नाकाजिमा ने अभिनय किया है। मॉन्स्टर चैलेंज का मूल रूप से प्रीमियर 2018 में फैंटास्टिक फेस्ट में हुआ और 20 मार्च 2020 को यूट्यूब पर प्रीमियर हुआ। 29 उन्होंने 2019 में स्टार ट्रैक
शॉर्ट ट्रैक्स एपिसोड एफ्राम एंड डॉट के साथ अपन निर्देशन के प्रयासों को जारी रखा। 7 मार्च 2022 को वैरायटी ने बताया कि जियाचिनो डिज्नी जोड़ के लिए एक आगामी, अभी तक शीर्षकहीन मार्वल स्टूडियो टेलीविजन प्रोजेक्ट का निर्देशन कर रहा है। 34 दिन बाद हॉलीवुड रिपोर्टर ने खुलासा किया कि वह वेयरवुल्फ बाय नाइट का निर्देशन करेंगे, जो 7 अक्टूबर 2022 को रिलीज होगी। 31 अतिरिक्त रचनाएं। साउंडट्रैक की अपनी लंबी सूची के अलावा 2005 में जियाचिनो ने डिज्नीलैंड में स्पेस माउंटेन, डिज्नीलैंड पेरिस में मिशन 2 और हांगकांग डिज्नीलैंड में स्पेस माउंटेन के अद्यतन संस्करणों के लिए 2 नए साउंडट्रैक बनाने में वॉल्ट डिज्नी इमेजिनियरिंग के साथ सहयोग किया। 20 द इनक्रेडिबल्स में वायलेट का किरदार निभाने वाली सारा वोवेल ने गियाचिनो को अपनी पुस्तक असैसिनेशन वेकेशन के ऑडियो संस्करण के लिए स्कोर तैयार करने के लिए अनुबंधित किया था। आकर्षण के डिज्नीलैंड और वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड दोनों संस्करणों के लिए कतार में दिखाए गए ट्रैवल लॉग वीडियो के दौरान माइकल गियाचिनो का संगीत स्टार टूर्स द एडवेंचर कंटिन्यूज में भी सुना जा सकता है। 2009 में उन्हें 81वें अकादमी पुरस्कारों के लिए अकादमी पुरस्कार ऑर्केस्ट्रा का संचालन करने के लिए कहा गया था। इस परियोजना के लिए उन्होंने कई प्रसिद्ध फिल्म विषयों को विभिन्न शैलियों में पुनर्व्यवस्थित किया, जिसमें 1930 के दशक का अरब के लॉरेंस का बिग बैंड ट्रीटमेंट और मून रिवर का बोसा नोवा शामिल है। गियाचिनो ने पैरामाउंट पिक्चर्स की 100वीं वर्षगांठ के लोगों के लिए भी धूमधाम की रचना की, जो 7 दिसंबर 2011 को दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल के साथ शुरू हुआ, जिसे पैरामाउंट प्लेयर्स के लोगों के साथ पेश किया गया, जो इसके साथ शुरू हुआ। 2 नवंबर 2018 को नोबडीज फूल के साथ लोगो पैरामाउंट एनिमेशन, जिसने कनाडा में 14 अगस्त 2020 को द स्पंज मूवी स्पंज ऑन द रन के साथ लोगो के साथ शुरुआत की, और पैरामाउंट टेलीविजन स्टूडियो, जो माइनॉरिटी रिपोर्ट के एक एपिसोड के साथ शुरू हुआ और था 68 विस्की के साथ पैरामाउंट नेटवर्क ओरिजिनल प्रोडक्शंस लोगो पर भी इस्तेमाल किया गया। साथ ही मार्वल स्टूडियोज के लिए नई धूमधाम, जिसने 13 अक्टूबर 2016 को हांगकांग में डॉक्टर स्ट्रेंज का साथ अपने लोगों के साथ शुरुआत की, जिसमें उन्होंने थीम गीत भी बनाया। 1967 की स्पाइडरमैन कार्टून श्रृंखला स्पाइडरमैन होमकमिंग में उस फिल्म के लिए मार्वल स्टूडियो के लोगों के धूमधाम पर अपने काम को बदल दिया, और उन्होंने अधिक रॉक शैली बनाने के लिए थोर लव एंड थंडर में धूमधाम को पुनर्व्यवस्थित किया, और वेयरवुल्फ नाइट द्वारा, जिसमें उन्होंने मार्वल स्टूडियोज स्पेशल प्रेजेंटेशन के लिए विशेष निर्देशन के साथ साथ अधिक डरावनी शैली बनाने के लिए धूमधाम का निर्देशन किया, जिसमें बाद वाला माने टाइटल का रूप में टीवी स्पेशल के साउंडट्रैक का हिस्सा था। उन्होंने फिल्म के साउंडट्रैक से इंट्रो टू फेक न्यूज ट्रैक में टिम्पनी ड्रम पर मार्वल स्टूडियोज लेजेंड्स के साथ साथ स्पाइडरमैन नो वे होम की शुरुआती थीम के अंत में धूमधाम के नोट्स का भी इस्तेमाल किया। अभिनय। 2015 में जियाचिनो ने फिल्म टुमारोलैंड में इट्स ए स्मॉल वर्ल्ड ऑपरेटर की भूमिका निभाई, जिसे उन्होंने स्कोर किया। 32 इसके अतिरिक्त उसी वर्ष उन्होंने जे अब्राम्स के स्टार वार्स द फोर्स अवेकेंस में फर्स्ट ऑर्डर स्टॉर्मट्रूपर FN 3181 की भूमिका निभाई। 33 उन्होंने 2018 की एनिमेटेड फिल्म राल्फ ब्रेक्स द इंटरनेट में भूमिका दोहराई। 34 2019 में उन्होंने अब्राम्स द्वारा निर्देशित स्टार वार्स द राइज ऑफ स्काईवॉकर में एक सिथ सैनिक के रूप में कैमियो किया। 35 निर्देशन। जियाचिनो फिल्म निर्माण के प्रति असीम प्रेम के साथ बड़े हुए। अपनी युवावस्था में वे अक्सर लघु फिल्में बनाने में समय बिताते थे। उन्होंने 2019 में स्टार ट्रैक शॉर्ट ट्रैक्स के दूसरे सीजन के एक एपिसोड के साथ अपने पेशेवर निर्देशन की शुरुआत की। 2020 में जियाचिनो ने पैटन ओसवाल्ड अभिनीत अपनी लघु फिल्म मॉन्स्टर चैलेंज का निर्देशन किया। 2022 में गियाचिनो ने आलोचकों की प्रशंसा के लिए मार्वल स्टूडियोज हैलोवीन स्पेशल वेयरवुल्फ बाय नाइट का निर्देशन और स्कोर किया। जनवरी 2023 में ये घोषणा की गई थी कि जियाचिनो डैम के रीमेक के साथ अपने फीचर निर्देशन की शुरुआत करेंगे।
वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के लिए। उम्मीद है कि वह फिल्म का स्कोर भी बनाएंगे। 36 शैली। इस अनुभाग में अत्यधिक मात्रा में जटिल विवरण शामिल हो सकते हैं जो केवल एक विशेष दर्शक वर्ग के लिए रुचिकर हो सकते हैं। कृपया किसी भी प्रासंगिक जानकारी को अलग करके या स्थानांतरित करके और अत्यधिक विवरण को हटाकर मदद करें जो विकिपीडिया की समावेशन नीति के विरुद्ध हो सकता है। दिसंबर 2021 जाने कि इस टेम्पलेट संदेश को कैसे और कब हटाना है। जियाचिनो को अपने साउंडट्रैक एल्बमों में व्यंग्य से भरे हास्य शीर्षकों का उपयोग करने के लिए जाना जाता है। 3738 डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स और विशेष रूप से जुरासिक वर्ल्ड में कई बंदर और डायनासोर से संबंधित दोहरे शब्द थे जैसे गोरिल्ला वॉरफेयर और रैप्टर योर हॉट आउट। 39 उनमें से कई में शैली और नामकरण दोनों में उनके पिछले कार्यों का संदर्भ है। गियाचिनो ने 5वें और 6वें सीजन के सॉयर जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ बूम और सब प्राइम ट्रैक में मेडल ऑफ ऑनर साउंडट्रैक के ट्रैक यू बोट से थीम का इस्तेमाल किया। सबमरीन मोटिव के रूप में लॉस्ट साउंडट्रैक। नामकरण के संदर्भ में द इनक्रेडिबल्स के स्कोर में 100 माइल डैश नाम का एक टुकड़ा शामिल है और बाद में रटोइल के पास 100 रेड डैश, अप के पास 30 डॉग डैश और कोको के पास श्राइन एंड डैश था। उदाहरणों की एक और श्रृंखला पहले लॉस्ट एल्बम से वर्ल्ड्स वर्स्ट बीच पार्टी, मिशन इम्पॉसिबल 3 साउंडट्रैक से वर्ल्ड्स वर्स्ट लास्ट 4 मिनट्स टू लिव, स्टार ट्रैक से गैलेक्सीज वर्स्ट सुशी बार 2010 डीलक्स रिलीज, दूसरे लॉस्ट एल्बम से वर्ल्ड्स वर्स्ट लैंडस्केपिंग साउंडट्रैक एल्बम लॉस्ट द फाइनल सीजन से वर्ल्ड्स वर्स्ट कार वॉश और सुपर 8 के साउंडट्रैक से वर्ल्ड्स वर्स्ट फील्ड ट्रिप। मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल के साउंडट्रैक में वर्ल्ड्स वर्स्ट पार्किंग वैलेट नामक एक ट्रैक भी है और जूटोपिया के स्कोर में वर्ल्ड्स वर्स्ट एनिमल शेल्टर नामक ट्रैक के साथ साथ इनक्रेडिबल्स 2 के लिए स्कोर भी शामिल है जिसमें वर्ल्ड्स वर्स्ट पार्किंग वैलेट नामक ट्रैक भी शामिल है। सबसे खराब बेबीसिटर्स। इसके विपरीत मर्सिनरीज प्लेग्राउंड। तो फाइनली दोस्तों अब हम आ चुके हैं वीडियो के एंड में। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि और कोई मूवी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। हम जल्दी से जल्दी उस पर अपडेट लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।